नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम गरीबी को पढ़ रहे थे एवं समझ रहे थे तथा पिछले लेक्चर में हमने गरीबी की अवधारणा, गरीबी की परिभाषा, गरीबी के प्रकार एवं गरीबी के मापने की पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा है। इस लेक्चर में हम गरीबी को दूर करने के उपाय तथा अन्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर गरीबी के कारण। हालांकि जब हम गरीबी पढ़ रहे थे तो शुरू में मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में गरीबी के बारे में बता दिया था कि गरीबी किन वजह से उत्पन्न होती है। अगर ये प्रश्न 11 नंबर में आ जाता है तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे से विविध तरीके से कई कारण प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 नंबर में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर गरीबी की परिभाषा लिखेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर, और फिर हम जो है गरीबी के कारणों को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे गरीबी होने के सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, भौगोलिक कारण भी हैं, सांस्कृतिक कारण भी हैं, और इवन हम यहाँ पर जो है राजनीतिक कारणों को भी लिख सकते हैं। राइट। हालांकि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारण है वो लगभग एक प्रकार के ही होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है गरीबी के अन्य कारण हैं उनको बहुत विस्तार से समझेंगे। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक कारण, और मैंने बताया था कि सामाजिक कारण में पहला क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। राइट। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य में कमी। राइट। जब स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है तो उससे जो व्यक्ति की ऊर्जावान या ऊर्जा की जो कार्य क्षमता है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। वैसे ही कई क्या है, सामाजिक प्रथाएं हैं, सामाजिक क्या है, कई प्रकार की बुराइयां हैं। फिर अगर हम देखें तो हमारे देश में स्वतंत्रता के समय जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, जिससे कृषि में विकास नहीं हो रहा था और फलस्वरूप जो है गरीबी में बढ़ोतरी हो रही थी। फिर उसके साथ ही उत्तराधिकार का नियम हो जाएगा। उत्तराधिकार के नियम से जो जोत का आकार कम होता है, फलस्वरूप जो है निवेश में कमी आती है और कृषि में उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे भी गरीबी बढ़ती है। अगला हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त परिवार हो जाएगा। अब अगर आप समझेंगे संयुक्त परिवार के बारे में, तो जब संयुक्त परिवार होता है तो उसमें से मुख्य रूप से 2 या 3 व्यक्ति ही कार्यशील होते हैं, अर्थात वो कार्य करते हैं। बाकी के जो व्यक्ति हैं वो अर्थव्यवस्था में अपना उतना योगदान नहीं देते हैं। इसकी वजह से भी गरीबी जो है वो क्या होती है, गरीबी में वृद्धि होती है। आर्थिक कारणों के रूप में देखें तो सबसे पहला तो हमारे देश में क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति आय की जो थी वो न्यून वृद्धि दर रही थी। वैसे ही राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि दर कम रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्प विकास के कारण भी जो है गरीबी में वृद्धि हुई है। फिर क्या हो जाएगा, धन या आय का क्या हो जाएगा, असमान वितरण हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा पूंजी की कमी। पूंजी की कमी से निवेश में कमी होती है, फलस्वरूप उद्योग धंधों का विकास नहीं होता है और रोजगार में कमी से भी गरीबी में वृद्धि होती है। राइट। फिर हो जाएगा संसाधनों का उचित दोहन नहीं। हमारे देश में चूंकि अभी भी जो प्रौद्योगिकी है वो कैसी है, निम्न स्तर की है, जिसकी वजह से हम जो है वो हमारे देश में उपलब्ध जो भी खनिज संसाधन है उनका इष्टतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे देश में आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। फलस्वरूप जो है गरीबी आज भी समस्या बनी हुई है। फिर शक्ति की अनियमित आपूर्ति। शक्ति से तात्पर्य हमारे देश में विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, जिसका निर्माण कोयले से द्वारा किया जाता है। अर्थात आज भी भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की क्या है, कमी है। फिर कच्चे माल की क्या है, कम आपूर्ति है, और स्फीति क्या है, दबाव है। तो ये हो जाएंगे आर्थिक कारण। अब अगर हम समझें भौगोलिक कारण के बारे में तो सबसे पहला हो जाएगा कि हमारे देश में उपजाऊ भूमि का क्या है, असमान वितरण है। नो डाउट हमारे देश का जो उत्तर का मैदान है जिसमें खादर एवं बांगर भूमि पाई जाती है, जो कि कुछ विशेष क्षेत्रों में तो बहुत उपजाऊ होती है तो कहीं पर ही क्या होती है, गैर उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से हमारे देश में जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है वो कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और अन्य क्षेत्रों में अन्य प्रकार की
भूमि या मृदा पाई जाती है जिसका असमान वितरण होने से भी चाहे कृषि विकास हो उसमें भी क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है और मौसमी वर्षा की अपर्याप्तता के कारण भी हमारे देश में औद्योगिक या कृषि विकास में रुकावट होती है। फिर कई जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं जिसकी वजह से वहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास भी नहीं हो पाता है, फलस्वरूप उन क्षेत्रों का विकास ना के बराबर हो पाता है। फिर कई क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं। फिर हमारे देश में मैंने बताया था कि हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से चाहे भूमि हो, चाहे जल संसाधन हो, वन संसाधन हो, सब पर जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न क्या है, जलवायु प्रदेश हैं। तो ये थे यहाँ पर गरीबी उत्पन्न होने के विभिन्न कारण। राइट, अब हम यहाँ पर समझते हैं गरीबी दूर करने के उपाय। राइट, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। राइट, चूंकि भारत में गरीबी उत्पन्न होने का कोई एक विशेष कारण नहीं है, इसीलिए गरीबी को दूर करने के भी कई अलग अलग क्या हैं, उपाय हैं। अगर हम देखें तो गरीबी के जो जितने भी उपाय हैं हम उनको मुख्य रूप से दो भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे कुछ क्या हो जाएंगे, दीर्घकालिक उपाय हो जाएंगे। राइट, और दूसरे क्या हो जाएंगे, अल्पकालिक उपाय हो जाएंगे। अगर दीर्घकालिक उपायों की बात करें तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी भारत में गरीबी को दूर करने के प्रयास किए गए, जिसमें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी के निवारण के लिए तीव्र, बेहतर, समावेशी एवं धारणीय विकास पर क्या दिया गया, बल दिया गया कि हमारे देश में विकास कैसा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, समावेशी, जिसमें सभी वर्गों का एवं सभी क्षेत्रों का क्या हो समावेश हो, एवं कैसा हो, धारणीय, सस्टेनेबल विकास हो, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिले। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, उद्देश्य था। अलग हो जाएगा अगला, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक कोने में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको पता है कि अगर शिक्षा में वृद्धि होगी तो कार्य कुशलता या जो है कौशल में भी विकास होगा, और अगर स्वस्थ रहेंगे तो उससे जो है ऊर्जावान आवश्यकता होगी, और इन दोनों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे देश में आधारभूत जो संरचनाएं हैं, राइट, आधारभूत संरचनाएं, बिजली, सड़क, राइट, इत्यादि में विकास किया जा रहा है ताकि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हों, जिससे जो ग्रामीण जनसंख्या है या शहरी जनसंख्या है वो स्वरोजगार के माध्यम से या उद्योगों में रोजगार के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके और गरीबी कम हो सके। राइट, अगला हो जाएगा, विकास और वृद्धि के लिए तकनीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समायोजन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है और जो टेक्नोलॉजी है उनको समायोजन से विभिन्न जो है नई नई नीतियाँ लाई जा रही। फिर इसके साथ ही हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ना बढ़े। ये तो हो गए दीर्घकालीन। ये दीर्घकालीन क्यों है, क्योंकि इनके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है, और ये जो है उपाय ये एक वर्ष में या कम समय में जो है क्रियान्वित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए हमने इनको दीर्घकालीन उपाय कहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अल्पकालिक उपाय। अल्पकालिक उपायों को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे गरीबी के निवारण के लिए कई स्वनियोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा एक तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत तौर पर स्वनियोजित परियोजना, ताकि व्यक्ति स्वयं से अपना रोजगार शुरू कर सके, या जैसे हम सीधा कह सकते हैं कि स्टार्टअप कर सके, या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वह रोजगार सृजन कर सके, या समूहों के रूप में
वह निवेश से लेकर उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया में भाग ले सके। फिर दूसरा, हमारे देश में मजदूरी आधारित क्या है, कई योजनाएं, ताकि रोजगार जो है हमारे देश में रोजगार में वृद्धि हो। और गरीबी निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न मजदूरी आधारित योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सी हो जाएगी, मनरेगा हो जाएगी, राइट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। इसके बाद में काम के बदले क्या हो जाएगी, अनाज योजना हो जाएगी। फिर भारत निर्माण योजना हो जाएगी, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। अगर हम देखें सामाजिक कल्याण योजना, तो हमारे देश में गरीबी के निवारण के लिए विभिन्न वर्ग, जैसे क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे जो कि आश्रित जनसंख्या है, या फिर महिलाएं, या फिर बच्चे, या फिर निम्न तकवे, राइट, जो पिछड़ा तकवा है या निम्न तकवा है, उनसे संबंधित कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे वृद्धों के लिए वृद्ध पेंशन योजना, फिर महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना, राइट, बच्चों के लिए बालिका समृद्धि योजना, जनश्री योजना इत्यादि से सभी वर्गों को सक्षम बनाया जा रहा है। और जब वर्ग विशेष सक्षम हो जाएंगे तो गरीबी निवारण में जो है बहुत मदद मिलेगी, राइट। अब अगर हम देखें कि गरीबी निवारण के लिए जो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके पक्ष में क्या है, जैसे हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में पूछा जाए कि गरीबी निवारण के लिए भारत सरकार के द्वारा दीर्घकालीन एवं जो अल्पकालीन उपाय हैं वो कैसे लाभकारी हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए, राइट। तो अब हमको बताना पड़ेगा कि जितनी भी योजनाएं हैं वो तर्कसंगत है या गरीबी निवारण में सक्षम है, तो इसके पक्ष में हम ये बिंदु रख सकते हैं। अर्थात भारत सरकार द्वारा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन समय के लिए जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिससे गरीबी का निवारण होगा, उनके पक्ष में हम निम्न बिंदुओं को जो है वो रख सकते हैं। पहला तो यही हो जाएगा कि भारत में दीर्घकालीन या जो अल्पकालीन योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन से निर्धनता का स्तर क्या है, घटा है, राइट। इसके साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकताओं की जो है वो पहुंच क्या है, सुलभ हुई है। शहरी क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, भूमि, राइट, इन पर जो है वो इनकी पहुंच जो है वो आसान हुई है, राइट। इसके साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर पर जो है वांछनीय सुधार हुआ है, राइट। फिर अगला हो जाएगा आधारभूत संरचना का जो है वो विकास क्या हुआ है, तीव्रतर हुआ है, जिससे कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर सड़क हों, बंदरगाह हों, राइट, रेलवे लाइन हों, उनका विकास किया गया है। और जब आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फलस्वरूप जो है गुड्स माल को, कच्चे माल को एवं फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना आसान होगा, फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक परिवर्तन होंगे और इससे क्षेत्रीय असंतुलन में भी क्या होगी, भारी कमी आएगी। अर्थात देश का हर एक क्षेत्र जब जुड़ेगा तो उससे जो असंतुलन की स्थिति थी वह भी क्या होगी, ठीक होगी या उसमें सुधार आएगा। अब अगर हम देखें कि भारत सरकार ने जो भी कदम लिए हैं तो भारत सरकार के द्वारा अभी तक के जो जितने भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम थे वो कैसे नाकाफी सिद्ध हुए या उनमें कौन कौन सी खामियां थी, अगर वो पूछा जाए तो हम इसके विपक्ष में भी क्या देंगे, प्रश्न देंगे। या हो सकता है कि 11 नंबर में पूछा जाए कि गरीबी उन्मूलन या गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के पक्ष एवं विपक्ष में तथ्यात्मक जानकारी दीजिए। या फिर हो सकता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विश्लेषण पूछा जाए या तार्किक विवेचना पूछा न जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पक्ष में उत्तर दिया, अब हम यहाँ पर विपक्ष में ये जो है बताएंगे। तो भारत में जितनी भी गरीबी निवारण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विपक्ष में हम निम्नलिखित बिंदु दे सकते हैं। सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि हमारे देश में योजनाओं की क्या है,
अधिकता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है, लाभार्थी को पहचानने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं कई समस्याओं में एवं कई जो योजनाएं हैं वो जब काफ़ी उनका जो है निकट एक तरीके से उनका उद्देश्य भी लगभग जब समान होता है तो उससे अपव्यय भी होता है। तो कुल मिलाकर अधिक योजनाओं की वजह से कन्फ्यूज़न होता है, संसाधनों का जो है दुरुपयोग भी हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि इससे वित्तीय अपव्यय भी होता है, राइट। इसीलिए किसी भी क्षेत्र विशेष में कम लेकिन अच्छी योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो जितनी भी संबंधित योजनाएं हैं उनमें समन्वय का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जैसे अगर एक तौर पर हम देखें कि हमारे देश में प्रदूषण को कम करने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर वनों को बढ़ाने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, राइट, और इसके साथ ही सड़कों की खूबसूरती के लिए भी जो है योजना चलाई जा रही। अगर इन तीनों योजनाओं को हम जोड़ दें तो सड़कों के किनारे पर ऑक्सीजन जो दायी वृक्ष हैं उनका हम रोपण कर सकते हैं, जिससे वन क्षेत्र भी बढ़ेगा, प्रदूषण भी कम होगा और सड़कों का ब्यूटिफिकेशन भी होगा। अगर इस तरीके का समन्वय होता है तो तीनों अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शायद जो कार्य किया जा रहा था वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो जितनी भी संबंधित योजनाएं हैं उनमें समन्वय होना बहुत ज़रूरी है और जिसका अभाव हमारे देश में पाया जाता है, राइट। दूसरा, योजनाओं का क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण क्रियान्वयन हो जाएगा। जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उसमें फर्जी लाभार्थी होना, भ्रष्टाचार की समस्या होना या वास्तविक लाभार्थी तक उन योजनाओं का लाभ ना पहुंच पाना, और देखें तो उनका जो है पूरी की पूरी जो है योजना का कई बार दोषपूर्ण क्रियान्वयन हो जाता है। इसके साथ ही कि हमारे देश में जो जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उनकी जवाबदेही एवं जिम्मेदारी का भी अभाव पाया जाता है। इसीलिए जो सरकारी कर्मचारी होते जब योजनाएं सफल हो जाती हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं और वहीं पर जब विफल हो जाती हैं तो दुबके से निकल जाते हैं, अर्थात जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि यहाँ पर इस योजना में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, मतलब कोई भी बगैर सिर पैर की योजना या बगैर लॉजिक के जो है कई बार ये कॉमन सेंस के आधार पर भी जो हैं बगैर कॉमन सेंस की योजनाएं संचालित होती हैं, जिससे वित्तीय अपव्यय होता है, संसाधनों की कमी होती है, आगे आपको पता है, और फिर क्या हो जाएगी, भ्रष्टाचार की व्याप्तता हो जाएगी, राइट। अब अगर हम देखें हमारे देश में हो सकता है ये भी पूछा जाए कि गरीबी निवारण हेतु महिलाओं के हित में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, तो हम सीधा यहाँ पर जो है इसका उत्तर दे सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें मुख्यमंत्री निकाह योजना हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना हो जाएगी, जननी सुरक्षा योजना हो जाएगी, प्रतिभा किरण योजना हो जाएगी, गांव की बेटी योजना हो जाएगी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये मध्य प्रदेश में गरीबी निवारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें से कुछ योजनाएं जो हैं वो दूसरे या अन्य नामों के साथ अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित है। वैसे ही गरीबी उन्मूलन के लिए साक्षर भारत योजना, ताकि जो है बच्चों के लिए शिक्षा में वृद्धि हो सके, उनके लिए भी जैसे विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना हो जाएगी, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है छात्रवृत्ति योजना हो जाएगी और एकलव्य शिक्षा हो जाएगी, राइट। तो ये यहाँ पर जो था गरीबी निवारण के लिए हमने यहाँ पर समझा। अब एक प्रश्न जो है ये भी पूछा जा सकता है कि गरीबी दूर करने के सुझाव क्या है, राइट। अब आप समझिए सुझाव का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में गरीबी है और उसके निवारण के लिए योजनाएं संचालित भी हैं, लेकिन उन योजनाओं में एक तो उनका क्रियान्वयन सफल तरीके से नहीं हुआ है, इसीलिए गरीबी जो है वो दूर नहीं हुई है, या फिर हो सकता है कि जितने भी सरकारी प्रयास हैं वो क्या है, नाकाफ़ी हैं। तो जब कभी भी हमें किसी भी पॉलिसी के संबंध में सुझाव पूछा जाता है तो हमें उस पॉलिसी की जो जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सुझाव देना है, या फिर
कहाँ पर कमी रह गई है तो वो हमको यहाँ पर सुझाना है। तो हो सकता है कि परीक्षा में 11 नंबर में गरीबी को दूर करने के जो है सुझाव हमसे पूछे जाए, तो वो भी हमको बहुत अच्छे से बताना है। तो गरीबी दूर करने के जो सुझाव हैं हम उनको एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि हमारे देश में रोजगार सृजन को बढ़ाना है, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बेरोजगारी कम होगी, फलस्वरूप निर्धनता में या गरीबी में भी कम आएगी। अब ये जो रोजगार सृजन है ये कैसे संभव है? भाई हमारे देश में अभी भी तो रोजगार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, राइट, परंतु अब हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि इससे रोजगार और अधिक बढ़ सके? तो वर्तमान समय में जो है विनिर्माण क्षेत्र पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में अभी भी कई वस्तुओं को विदेशों से आयात किया जाता है, और जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने आयात प्रस्थापन के तौर पर या भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया जो है प्रोग्राम की क्या की है, शुरुआत की है। तो हमारे देश में कुल मिलाकर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के साथ साथ हमें विनिर्माण क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे दो फायदा होगा। भाई अगर हमारे क्षेत्र में गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो भाई सीधी सी बात है, एक तो हमारे देश में वस्तुओं का उत्पादन होगा, उसके फलस्वरूप ही क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर रोजगार में भी वृद्धि होगी, आयात का प्रतिस्थापन होगा और हमारे देश में उत्पादित वस्तुएं सामान्य कीमत पर जन सामान्य को प्रस्तुत होंगी। इसीलिए विनिर्माण क्षेत्र पर हमें और अधिक ध्यान देना है और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इससे रोजगार बढ़ेंगे, राइट, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी में भी क्या होगी, कमी आएगी। अगला, निर्माण क्षेत्र को हमको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे देश में सरकारी व्यय के रूप में सड़कों की, सरकारी भवनों की, विभिन्न प्रकार के ब्रिजेस का निर्माण होना चाहिए, जिससे एक तो सरकारी जो व्यय है, गवर्नमेंट व्यय बढ़ेगा तो उससे कई प्रकार के रोजगार सृजन भी होंगे। और आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे सीमेंट और जो एक तरीके से निर्माण क्षेत्र में जब भी वृद्धि होती है तो उससे जो अकुशल वर्ग होता है, अशिक्षित वर्ग होता है, वो यहाँ पर डेली तौर पर जो है कार्य प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको, राइट। तो निर्माण क्षेत्र जब कंस्ट्रक्शन में काम बढ़ेगा तो उससे जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको भी क्या होगी, वृद्धि मिलेगी, या अकुशल श्रमिकों को भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम मिलेगा। इसके साथ ही हमारे देश में जो लेबर इंटेंसिव सर्विसेज हैं उनका भी क्या होना, विकास होना चाहिए। अब ये जो जितने भी हमने 3 उपाय दिए हैं इनको क्रियान्वयन में लाने के लिए हमको निम्नलिखित जो है वो प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो क्या होगा कि जो व्यावसायिक संगठन है उनको सरकारी कार्यों से क्या रखेगा, मुक्त करना पड़ेगा। अर्थात जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, कानून हैं और शासकीय दबाव है, उनसे व्यावसायिक संगठनों को मुक्त करना चाहिए। अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पालन किया जाए, जिससे जो विनिर्माण क्षेत्र हो उसमें अधिक प्रोत्साहन बढ़ेगा। अगला, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हमारे देश में होना चाहिए, चाहे रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज हो या फिर जहाज हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं होंगी तो उससे भी हमारे देश में सकारात्मक माहौल बनेगा। इसके साथ ही निर्धन एवं कम क्षमतावान लोगों को व्यावसायिक शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए। यही तो था, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन अकुशल है, उनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी जो है क्रियान्वित
हुई हैं। तो अभी भी हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या है जिसको कौशल प्रदान किया जाना है। इसके साथ ही बाजार में जितनी भी विकृतियां हैं मांग एवं आपूर्ति से लेकर उनको भी दूर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु हो जाएगा कि कृषिगत आधारभूत संरचना का निर्माण होना चाहिए। और कृषि का टॉपिक हमने इतना डिटेल से पढ़ा है कि वो आप घूम फिर के किसी में भी आ जाए आपको ये बच्चों का खेल लगेगा। हमने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया है कि कृषि में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए कृषिगत आधारभूत संरचना का निर्माण होना चाहिए, वस्तुओं की जो विपणन प्रणाली में सुधार होना चाहिए, कीमत समर्थन मूल्यों का विवेकीकरण होना चाहिए, राइट, ठीक है। फिर कृषि क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग भी होना चाहिए और विस्तार सेवा को बढ़ाना चाहिए। और इस हेतु जो है निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, कृषि आधारभूत जो है संरचना उसको हम आधुनिक बना सकते हैं, चाहे वो सिंचाई पद्धति हो, राइट, भूमि का समतलीकरण हो या अन्य जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कृषि वस्तुओं की विपणन प्रणाली में जो भी सुधार हैं उनको भी दूर करने चाहिए ताकि किसानों को अपनी कृषि उपज का विपणन के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त हो सके, राइट। फिर जो कीमत समर्थन मूल्यों का जो है विवेकीकरण जो है यहाँ पर होना चाहिए। फिर अगला हो जाएगा कृषि क्षेत्र में तकनीक को जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, राइट। जैसे नई सिंचाई पद्धति हो जाएगी, राइट, नई सिंचाई पद्धति हो जाएंगी। और फिर जैसे जो है चावल, अभी हमारे यहाँ पर चावल का रोपण होता है लेकिन चाइना एवं जापान की जो टेक्निक है जिसमें कम पानी में भी चावल को उगाया जा सकता है, तो वैसी तकनीक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है एवं विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए, राइट। तो अभी तक तो जो है हमने गरीबी उपाय के केवल 2 ही जो है वो हम पढ़े हैं, राइट। तो गरीबी दूर करने का जो है पहला उपाय क्या था, रोजगार सृजन बढ़ाना है, जिसके हमने लिए ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कृषिगत आधारभूत संरचना का निर्माण। और अब तीसरा बिंदु जो है वो हम इस तरीके से समझेंगे, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर सरकारी खर्च को भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अर्थात सबसे पहला हो जाएगा भोजन, फिर दूसरा क्लॉथिंग हो जाएगा, राइट, आवास सुविधाएं हो जाएंगी इत्यादि। जो जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर सरकारी खर्च को बढ़ाना चाहिए। फिर आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको और अधिक क्या करना है, प्रभावी बनाना है, राइट। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, राइट, आवास, राइट, इनको हमको और इफेक्टिव बनाना है तो उससे गरीबी निवारण होगा। फिर निर्धनता रेखा का क्या हमको निर्धारण करना होगा ताकि हमारे देश में गरीबी से संबंधित आंकड़ों में पारदर्शिता आ पाए। कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने नीचे हैं, गरीबी की सघनता क्या है, जब ये आंकड़े हमारे पास में होंगे तब जाकर हम उनके लिए योजनाएं बना पाएंगे और फिर वो सही तरीके से क्रियान्वित हो पाएंगे, राइट। छठवां बिंदु क्या है कि यहाँ पर श्रमिकों के लाभ संबंधी सामाजिक एवं सरकारी उपचारों का उचित क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। और आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने भी श्रमिक कानून हैं उनको 4 कानूनों में मर्ज करके उनको और विस्तृत और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। फिर अगला हो जाएगा कि जो पंचायती राज है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है या सहकारी जो अर्थव्यवस्था है, इसको और अधिक साकार रूप दिया जाना चाहिए। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से या लोकतांत्रिकरण जब विकेंद्रीकरण होगा तो अन्य स्तर पर भी जो है सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित हो पाएंगी। जैसे भाई किसी देश में कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं, ये केंद्र सरकार तो पता करने में असमर्थ होगी, लेकिन ग्राम पंचायत उस ग्राम पंचायत की पानी की, बिजली की हर एक आवश्यकताओं को समझ पाएगी एवं उनका जो है निराकरण कर पाएगी। अगला हो जाएगा भूमि की क्या करना, चकबंदी करना, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। काश्तकारी व्यवस्था एवं जमीनी कानूनों को कठोरता से लागू करना चाहिए। फिर अगला हो जाएगा लोक वितरण प्रणाली जो है उसका क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए, राइट। और पीडीएस के बारे में भी हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सरकार के द्वारा जो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संगठन इत्यादि की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जो जितनी भी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे से
लागू हो सकें, राइट। तो ये हमने यहाँ पर गरीबी दूर करने के लिए प्रमुख जो हैं उपायों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है। तो गरीबी दूर करने के जो है सुझाव हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब 3 नंबर या 5 नंबर हेतु हो सकता है कि गरीबी से संबंधित यहाँ पर ये 2 टॉपिक पूछ लिए जाएं, जिसमें पहला हो जाएगा कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, राइट। क्या हो जाएगा? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। हमारे देश में जो निर्धनता सूचकांक है वो उसमें कई मदों को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसीलिए वो एक आयामी माना जाता है। लेकिन अगर हम इसमें कई और मदों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? बहुआयामी सूचकांक प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वर्ष 2010 में, किसमें? वर्ष 2010 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, राइट। और यूएनडीपी द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए HPI-1 ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर जो है वो MPI को लागू किया जाएगा। तो 2 चीज़ें, इसका जो निर्माण है वो UNDP एंड OPHDI ने किया है, और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? जो अल्प विकसित देश हैं जिनके लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट थी, वहाँ पर अब किसको? MPI को लागू किया जाएगा। अब MPI में मुख्य रूप से कितने हैं? 3 डायमेंशन लिए जाते हैं। एक तो स्कूलिंग, अर्थात यहाँ पर एजुकेशन में बच्चों की स्कूलिंग कैसी है और उनकी अटेंडेंस कितनी है, इस पर ध्यान दिया जाता है। फिर हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और जो है न्यूट्रिशंस, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वहीं लिविंग स्टैंडर्ड में देखा जाता है कि विद्युत की उपलब्धता कितनी है, वहीं ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेस है या नहीं, सैनिटेशन के लिए एक्सेस है या नहीं, फ्लोर के लिए, कुकिंग के लिए और जो संपत्ति हैं उनके लिए एक्सेस है कि नहीं। अगर ये जो जितने भी मानक हैं इनके 1/3 भाग के लिए यदि एक परिवार वंचित पाया जाता है तो उसे ही क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा, राइट। और MPI के अनुसार भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? 55%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में आधे से अधिक आबादी इन आयामों पर जो है क्या है? खरी नहीं उतरती। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर गरीबी दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी, राइट। इसको दुष्चक्र क्यों कहा गया है ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको हमने मौद्रिक पॉलिसी में भी कई बार हम इसका जिक्र कर सके हैं। अब ये कहाँ से आया? तो जो प्रोफेसर रैगनर नरकसे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री में लिखा है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उसमें शक्तियों का एक ऐसा मंडल पाया जाता है जो एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप एक निर्धन देश जो है वो हमेशा निर्धन ही रहता है, अमीर अमीर होता जाता है और निर्धन निर्धन ही बना रहता है। कैसे होता है आप समझिए कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें संसाधनों की क्या होती है? कमी होती है एवं पूंजी का क्या होता है? अभाव होता है। पूंजी के अभाव की वजह से उस देश की जो उत्पादकता है वो भी क्या होती है? कम होती है। और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उससे वास्तविक आय भी क्या होगी? कम होगी। जब अगर वास्तविक आय कम होगी तो उससे बचत में भी क्या होगी? कमी आएगी। अब बचत में कमी होगी तो उससे खर्चा नहीं बढ़ेगा, बचत में कमी से एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, उल्टा जो मांग है उसमें नकारात्मक क्या होगा? परिवर्तन आएगा। अब सीधी सी बात, जब मांग घटेगी तो उससे जो भी संसाधन है, जो भी विनियोग है, या फिर हम ये कहें कि जो भी उद्योग धंधों की स्थापना है वो क्या होता है? हतोत्साहित होने लगता है। इसके फलस्वरूप जो है उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता है, निम्न उत्पादकता रहती है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उचित दोहन नहीं हो पाता है, राइट। और फलस्वरूप ना तो उत्पादकता बढ़ती है, ना ही रोजगार बढ़ते हैं, ना ही
तकनीकी विकास हो पाता है, और यह सब एक ही क्रम में चलता रहता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, गरीबी दुष्चक्र कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर गरीबी से संबंधित A to Z पूरा पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।